मित्रों नमस्कार। मैं राजेश रकीब आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल थ्रू लिटरेरी लेंस में। आज विनोद जी बहुत बहुत नमस्कार जी, और आज आप कुछ खास लाए हैं। जी बिल्कुल। खास इसलिए है कि जो कहानीकार हैं, हाँ जी, इस कहानी के कहानीकार, यानी आज हम एक कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा करने वाले हैं राजेश आसुदानी रकीब और मैं विनोद आसुदानी। और जिनकी कहानी पर हम चर्चा करने वाले हैं, हाँ, उसका अगर नाम सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो तादात्म्य दिखेगा जिसकी और मैं इशारा कर रहा हूँ जी। इनका नाम है डॉक्टर घनश्याम आसुदानी। वाह, यानी क्या बात है। दोस्तों, मैं सीक्रेट नहीं रखना चाहता। घनश्याम आसुदानी जी हिंदी के उभरते हुए कहानीकार हैं। उनके 3 कहानी संग्रह हिंदी क्षेत्र को प्राप्त हो चुके हैं जी। और सामाजिक कहानियों से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। धीरे धीरे मनोविज्ञान और दार्शनिकता तक पहुंचे हैं और आज जो हम कहानी राजेश जी इनकी डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, मेरी नज़र में ये दर्शाती है कि कहानीकार अब उस कहानी की परिपक्वता तक लगभग पहुंच चुका है जिस पर हम कहानीकार को देखना चाहते हैं। बिल्कुल विनोद जी, हमने डॉक्टर साहब के घनश्याम आसुदानी जी के काव्य कहानी संग्रहों पर बात भी की है जी अपने इस चैनल में। अस्तित्व की अस्मिता, जी बिल्कुल, उनका पहला कहानी संग्रह आया जी। उस पर हमने विस्तार से भी कीजिए। चर्चा की थी और दूसरे कहानी संग्रह पे भी बात की है उनके। हाँ, तो आज हम एक विशिष्ट कहानी पर बात करने वाले हैं। जी, जी। और ये कहानी का जो शीर्षक है, हाँ, वह अपने आप में प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक है। कहानी का शीर्षक है धुंध। धुंध। और मुझे एक गीत याद आ जाता है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था आपसे, वही का बिल्कुल, संसार। मैं तो चाहता हूँ कि आप उस जी। गीत को थोड़ा सा गुनगुना करके सुनाएं। अरे, आपकी तरन्नुम भी बहुत अच्छी है। नहीं जी बिल्कुल। और हम तो- चाहेंगे कभी आपकी किसी गजल को तरन्नुम में भी सुनेंगे। जी, लेकिन जी, आप जरा, जी। क्योंकि एक माहौल आपको तैयार करना है, क्योंकि साहित्य की चर्चा हाँ। केवल उस पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है वहां तक सीमित नहीं होती है। मुझे लगता है कि किसी भी साहित्यिक कृति को हमें समग्र दृष्टि से, उसको सामाजिक, उसके दार्शनिक, उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं के पृष्ठभूमि में अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, और समस्त कलाएं तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो वो शायर का गीत है जी, विनोद जी, बिल्कुल। शायर का गीत है कि संसार की हर शय का हाँ इतना ही फसाना है, जी। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। और मुझे लगता है कि शायर कितने कितने जिसको कहते हैं ना कि प्रोफेटिक विजन वाले व्यक्ति थे। बिल्कुल। आज साइंस क्वांटम थ्योरीज को लेकर उस जगह पहुंच गया है कि नथिंग इज सर्टेन, इवन इफ वी हैव ऑल द नॉलेज अवेलेबल, स्टिल वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट द थिंग्स। यानी बिल्कुल, अनसर्टेनिटी बिल्कुल। इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस। बिल्कुल, कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, क्लियर नहीं है कुछ भी। जी। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, जी। एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। वाह वाह। तो राजेश जी, ये जी। जो सिंबोलिज्म है इस कहानी का, जी। और उनकी जो नायिका है रितिका, जी, ये अपना नीतिका, हाँ, तो वो जो हैं, वो मतलब यात्रा कर रही है रेलवे से। बिल्कुल, अब ये रेलवे का भी सिंबॉलिज्म है, यात्रा का symbol, यात्रा, जर्नी कर रही है। जर्नी। और और- रेलवे के झटके रह के झटके लगते हैं। और वो झटके उसके मन मानस पटल के भी झटके हैं। यकायक उसे स्मृतियों के पटल खुलते चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्मृतियों के पटल, और उसकी बेटी पालवी उसके साथ चिपक के सोई है, और उसको चिपका ऊपरी के पर सोई बहुत है। ही एक रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन किया है कि वो अपनी पालवी बेटी को लेकर के जी। अपर बर्थ पर सोई, और पालवी क्योंकि रेलवे को झटके आते हैं तो हाँ। माँ के पेट से लिपट कर लिपट कर, और फिर थोड़ी देर बाद वो गिर न जाए तो उसको अपनी अंदर की ओर ले लेती है पालवी को। और रितिका को लगता है कि ये काश इस प्रकार से ही मुझसे लिपट के सोती रहे, कभी अलग ना हो। ये जी, भी जी। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी नाल काट करके माँ से दूर किया जाता है, और ये जो डिस्टेंस क्रिएट किया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, साइकोलॉजिकली कहते हैं दैट इज व्हाई द चाइल्ड कंटिन्यूज टू बी अटैच्ड टू Yes. मदर साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली एज वेल। Even the mother keeps on, she is also equally attached. यस यस। तो ये रितिका की जो मनोस्थिति है, ये बड़ी, यहाँ जो धुंध है उसके जीवन का, जो जीवन में जो धुंध छाई है, वो धुंध
कुछ यूं है, असमंजस की स्थिति है, उसको बड़ी समझ ही। में नहीं आता कि क्या किया जाए। क्या किया जाए, और धीरे धीरे वो तहें खुलती हैं हमारे सामने, पाठक के सामने। तो थोड़ा सा सस्पेंस भी ये कहानी बनाए रखती है कि आखिर कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्यों जा रही है, क्यों, क्या है। तो धीरे धीरे तहें खुलती हैं। उसको याद आता है कि वो पालवी को लेके घर जा रही है, वीकेंड में घर जा रही है, और उसके पापा जो है निश्चय, उसके पति रितिका के, जी। तो वो अपना बढ़िया आइसक्रीम खाते हुए बैठे हैं। तो हमें लगता है उनको कोई परवाह नहीं है बच्चों की, लेकिन जिस तरह से रिसीव करते हैं और जिस तरह से वो पालवी उनके पास जाती है गोद में, तो ऐसा लगता है बेटी और बाप में प्रेम तो है, बिल्कुल प्रेम है, प्रेम तो है। किंतु ऐसा है कि शनिवार रविवार को ही निश्चय रितिका से मिल पाता है, और वो चाहता है कि रितिका उसे समय दे। हाँ, तो दोनों शायद अलग अलग जगह जॉब करते हैं, और नेचुरली बेटी छोटी है तो माँ के पास ही रहती है। हमारा डिफॉल्ट है हमारी संस्कृति में कि माँ जो है वो केयर, मदरली केयर जो है वो वही दे सकती है। तो पालवी जो है वो रितिका के साथ है। तो हर शुक्रवार शाम को वो इकट्ठा होते हैं शनिवार इतवार के लिए एज अ फैमिली। तो उसमें ये तो ठीक है, ये अरेंजमेंट आजकल का जो कमर्शियल अरेंजमेंट है, आजकल का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। लेकिन यहाँ भी आगे बढ़ने से पहले विनोद जी, बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ रही है जी। जो युवल नोआ हरारी हैं, हाँ, उन्होंने, पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, बिल्कुल इजराइल के और बड़े हिस्टोरियन है, और उन्होंने जिस तरह से बातें की हैं, तो अक्सर कभी और बात करेंगे उनकी किताबों पर उन्होंने एक जगह एक बात कही। उन्होंने कहा हमारा ये जो कैपिटलिज्म है, हाँ, ये एक धर्म की तरह है, इट्स ए रिलीजन, बिकॉज हम वही प्रायोरिटाइज करते हैं। जैसे हमें अगर अपने फैमिली मेंबर कोई बीमार हो जाए, उसकी केयर लेनी है या उसको केयर टेकर रख के देना है, तो हम कहेंगे केयर टेकर रख के दो, क्योंकि हमारा जॉब सफर करेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी सफर करेगी। बिल्कुल। जबकि वहां हम फैमिली बॉन्ड्स और ये सब भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पूंजीवाद है एक धर्म की तरह ऑपरेट कर रहा है। ये तो कैपिटलिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ एंड लिटरेचर दोनों हो सकता है। तो यहाँ भी क्या होता है कि भाई 5 दिन आप अलग अलग रहिए, फैमिली बॉन्ड कैन बी सैक्रिफाइस्ड एट द ऑल्टर ऑफ मनी, एट द ऑल्टर ऑफ ग्रोथ, एट द ऑल्टर ऑफ इनकम। तो ये इस स्थिति में हम पाते हैं इसको, रितिका को और निश्चय को, कि अपने अपने जॉब्स की वजह से, हालांकि आज से 100 साल पहले ये सोचना असंभव था। बिल्कुल, आज से 100 साल पहले कमाने की जिम्मेदारी पुरुष की, बच्चे संभालने की जिम्मेदारी औरत की, और अगर ऐसा अरेंजमेंट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि 5 दिन अलग अलग रहें और अब एक साथ। लेकिन आज हम इस चीज को नॉर्मल मानने लगे हैं, जबकि कहीं ना कहीं ये नॉर्मल है नहीं। जी बिल्कुल, वो बात पर अलग हो जाती जी, है। अलग हो जाती है। तो अब कहानी पर आए आए। तो रितिका एक माँ है, इसलिए वो बच्ची को समय देना चाहती है, बच्ची के लिए खाना बनाती हैं, उसको सुलाने ले जाती हैं, लेकिन निश्चित जो है इससे बड़ा विचलित हो जाता है। उसको अपनी पत्नी चाहिए, एज अ पत्नी चाहिए, एज अ औरत चाहिए, ना कि एज अ माँ। बिल्कुल, वो चाहता है कि मैं 5 दिन दूर रहता हूँ, जी, ये 2 ही दिन तो मुझे मिलते हैं और मेरे साथ वो स्पेंड करो। अब देखा जाए राजेश जी कि निश्चित की अपेक्षा भी कोई मतलब ऐसी अपेक्षा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जहां वो ये कहता है ना विनोद जी, हाँ, कि तुम इसे लाती ही क्यों हो, 2 दिन भी वहीं रख सकती हो केयर गिवर के पास, तब यहाँ जाके बात कहीं यहाँ उसको लगता है कि वो बेटी के प्रति जो उसके पिता का जो कर्तव्य है, हाँ, वो न निभाते हुए केवल वो पति बनकर के ही रहना चाहता है और अपने सुख को अधिक तवज्जो देता है। तो ये यहाँ कहानी का जो द्वंद्व है वो इस बिंदु से प्रारंभ होता है। रितिका इसलिए परेशान होती है कि सिर्फ वो मुझे जिस्मानी रूप से चाहता है, किंतु मेरी बेटी के प्रति कोई स्नेह भाव उसके भीतर दिखाई नहीं देता, और यहाँ से द्वंद्व का प्रारंभ हो जाता है। और देखिए, ये पहला दिन है, ये जबकि 2 दिन का वीकेंड है, या 3 रातें कहें, 2 रातें, ऐसा भी हो सकता था ही कुड हैव गिवन हर टाइम टू अनवाइंड, और अगले दिन जो भी आपको सांसारिकता निभानी है, पति पत्नी का रिश्ता है, लैंगिक जो बात है या प्रेम की बात है, अगले दिन भी हो सकती थी। उसी दिन जोर देना उस बात पे, ये कहीं ना कहीं बात खल जाती है रितिका को भी। बिल्कुल, हालांकि कहानीकार ने ऐसा कहा नहीं, लेकिन वो कहानी जैसे जैसे स्मृति पटल पर चलती है, परत दर परत वो खुलती रहती है, और रितिका को याद आ जाता है कि उसकी सहेली उसको सलाह दे डालती है कि इस प्रकार के पुरुष के साथ रहने का क्या लाभ, और रितिका भी, और तलाक तक की बात उसको सलाह दे डालती है कि अब तलाक ले लो, अगर मुझे ही बेटी को दिखना है तो, और मुझे ही कमाना है तो फिर ठीक है, निश्चित से अलग भी रहा जा सकता है। भाई यहाँ एक और बात जो आज सामने उभर के आई है, मैं नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं कहता हूँ, ये हमारा सांस्कृतिक ढांचा जो है, आज एक औरत स्वयं पूर्णता की ओर बढ़ चली है, स्वयं पूर्ण है अगर रितिका चाहे। जी बिल्कुल, जबकि अकेली वो संभाल तो रही है,
5 दिन तो संभाल ही रही है और आर्थिक दृष्टि और से भी आर्थिक कमा रही दृष्टि है। से कमा ही रही है। तो उसके बाद एक पति की आवश्यकता ऐसी कौन सी आवश्यकता बच जाती है? तो कहानीकार एक इशारों में इस बात की और भी इशारा करता है कि इस प्रकार की भी सामाजिक संभावनाएं निर्माण हो रही हैं। होती हैं क्या नहीं होती है कहानी में वो महत्वपूर्ण नहीं या है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये भी बात नहीं है। क्योंकि साहित्य संभावनाओं को तलाश करने की प्रक्रिया होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाद में जब रितिका अपनी बेटी को लेके अपने माँ के यहाँ जाती है, उसकी तवक्को ये है कि उसे अच्छा नौकरानी जो है केयर गिवर वो भी छोड़ के चली गई है नौकरी, उसके परिवार में कुछ बातें हुई तो अपने घर जाना चाहती है। तो सुलभता से नई केयर गिवर तो संभव नहीं है और फिर एक आदत हो जाती है बच्चे को। तो उसके बाद अब असमंजस ये है कि अब क्या करें। अब अपने माँ के यहाँ जाती है ताकि माँ संभाले उसके, कुछ दिन कम से कम संभाल ले जब तक कोई दूसरी कोई केयर गिवर मिले, ये उसकी उम्मीद है माँ से। माँ को सब सारी बात पता चलती है, बताती है ये। तो माँ का जो दृष्टिकोण है विनोद जी, आप उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि वो बैलेंस्ड दृष्टिकोण है और वो दृष्टिकोण एक मैच्योर विजडम लेडी का दृष्टिकोण है जिसने दुनिया देखी है, समाज को परखा है, परिवार को पाला है। तो इस प्रकार अदरवाइज इस प्रकार की जो सलाह आती है वो बहुत ही बैलेंस्ड है जी। वो कहती है कि तुम्हारी परेशानी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ऑथेंटिक है, किंतु निश्चित के दृष्टिकोण से यदि सोचें तो जो अपेक्षा करता है वो भी गलत नहीं है और वो जितना तुम्हारा ध्यान रख सकता है वो अपने तरीके से रख रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जी जी। प्रत्येक व्यक्ति हर चीज एक जैसी नहीं करता, चाहे उसका केयर करने का तरीका हो, स्नेह निभाने का तरीका हो, प्यार करने का तरीका हो, कमाने का तरीका हो, खर्चा करने का तरीका हो, संवरने सजने का तरीका हो, हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका है। तो ये माँ जो उसको एक दृष्टि देती है कि उसका अपना तरीका है, अपने लेवल पर वो पूरे कोशिश कर रहा है और निश्चित को भी समझ में नहीं आता कि रितिका नाराज क्यों रहती है, आखिर तलाक की बात क्यों करती है। एक बार करती है जाके तलाक की बात। तो भाई तलाक की क्या बात हो गई भाई इसमें? मैं तो जितना संभव है मैं कर रहा हूँ अपने तरीके से जी। 2 दिन साथ रहते हैं, मैं 2 दिन साथ रहता हूँ, 5 दिन नहीं रहते हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा सब कुछ कर रहा हूँ, तो इसमें तलाक कहाँ से आ गया? और मुझे लगता है कि माँ की बात कहीं ना कहीं रितिका के अंतर मन में चली जाती है और वो सारी चीजों का पुनर्अवलोकन शी ट्राइज टू रिकैलिब्रेट द एंटायर प्रॉब्लम। और शायद इसी स्थिति में है जहाँ कहानीकार ने आके खड़ा किया है रितिका को, वो इसी स्थिति में, धुंध की स्थिति में कि फिर से पुनरावलोकन करना चाहती है सारी चीजों का कि भाई क्या वास्तव में इतनी गंभीर परिस्थिति है कि तलाक लिया जाए या सिर्फ एक नौकरानी बदलने से काम हो जाएगा किसी तरह, या किसी प्रकार से बेटी और निश्चित के बीच में बैलेंस बना दिया जाए या निश्चित के साथ सीधी कभी टकराव की स्थिति भी ले ली जाए या फिर जॉब में कुछ बदलाव किया जाए, एक जगह आ जाए। तो कमाल की बात यह है, लेखक को मैं बिल्कुल बधाइयां देना चाहूंगा कि जिस प्रकार के उसने पॉसिबिलिटीज के डोर्स खोले, हमारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं, अलग अलग संभावनाएं, अलग अलग दृष्टिकोण उभर करके सामने आ रहा है। रितिका क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये गौण हो जाता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में क्या क्या किया जा सकता है ये कहानी जब लेकर के आती है। और ये भी लेखक ने ऐसा कहा नहीं है कि ये किया जा सकता है, नहीं, अपने आप पाठक को समझना और इसलिए ये कहानी परिपक्व, साहित्यिक दृष्टि से परिपक्व है, कलात्मक दृष्टि से परिपक्व है और शिल्प और शैली के दृष्टि से भी ये कहानी परिपक्व है। सुगठित कहानी है, बिल्कुल गठी हुई कॉम्पैक्ट स्टोरी है जहाँ ट्रेन के झटके हैं रेलवे के, उनका भी बड़ा कलात्मक उपयोग लेखक ने यहाँ किया है। रितिका के अंतर्द्वंद का जो जिस प्रकार के शब्दों का चयन करते हुए उसके द्वंद तक पाठक को लेखक पहुंचाने में सफल हुआ है। मुझे लगता है कि ये कहानीकार की पकड़ जो है न केवल विषय वस्तु पर भाषा पर भी, तो इसलिए ये कहानी सफल कहानियों की श्रेणी में आती है। राजेश, बस एक जो बात कही मैंने, जैसे पहली रात जो है ना, निश्चित ये कह देता है कि भाई इसे लाती ही क्यों हो। यहाँ अगर ये वाक्य न होता तो ये कहानी और बैलेंस्ड एक ऐसी चट्टान की तरह हो जाती कि जहाँ आपको बैलेंस करके, क्योंकि यहाँ सीधा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम इसको कहते हैं सबड्यूड तरीके से। इसको सबड्यूड तरीके से उसको अपनी बाहों में भींच लेता और सुला देता अपने साथ, या बच्ची को भेज देता कि चल जाके खेल ले, तो शायद वो इशारे में बात कही जाती है, तो वो थोड़ा और कहानी को निखार देती है। बिल्कुल। अब कैसा है, कहानी है साहब, कहीं थोड़ा सी कलम तेज चलती है, कहीं धीमी पड़ जाती है,
तो हम डॉक्टर घनश्याम क्योंकि आसुदानी एक पिता से ये उम्मीद करना कि वो बिल्कुल। ऐसा कह दे कि तो तुम लाती ही क्यों इससे हो, एक है ये ना? होता है कि जो ट्रेडिशनल जी, जी। मेल शेविनिज्म हो गया हाँ, ना, वो तो कहीं फिर कि भाई मुझे एक औरत ही चाहिए, चाहिए। माँ तो बिल्कुल कहीं होती ही नहीं है, हाँ। या उसका कोई महत्व ही नहीं है मेरे संदर्भ के अंतर्गत। तो तो ये खैर, थोड़ा सा हाँ, तो पर डॉक्टर बाकी- घनश्याम आसुदानी की ये कहानी बहुत ही सुंदर बिल्कुल, कहानी है। बिल्कुल। पाठकों से हम अपील करते हैं कि ये कहानी पढ़ें पढ़ें और सोचें इस पर, महसूस करें उसको। क्योंकि साहब जिंदगी के हर मामला जो है ना, मामले वो धुंध में है, धुंध में है। कहीं भी निश्चितता नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, डेफिनेटनेस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। आप बस चल पड़े, कहाँ पहुंचेंगे इसका कोई ख्याल न करें, क्योंकि हम धुंध से आए हैं, धुंध की ओर जा रहे हैं। जिंदगी और पर साहित्य नामों के में अंतर्गत भी नामों में भी प्रतीकात्मकता जी, लाई है। हाँ, बिल्कुल। निश्चित, वहाँ नाम है निश्चय या निश्चित। निश्चित, हाँ। तो उससे कोई उलझन नहीं है। वो तो कह रहा है मैं ठीक कर रहा हूँ जी सब। बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैं तो एक सटायर है, जी, ये जी, व्यंग्य है। व्यंग्य है ये। और हाँ। रीतिका रीतियों पर चल रही है, जैसा कि चाहिए। माँ को ही केयर करनी है, केयर गिवर रखनी है, लेकिन उसके बाद वो वो धुंध में रीतियों से हटना भी चाहती है। हटना भी चाहती है वहाँ हाँ। पे। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अच्छी सफल बात है। कहानी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हम इजाजत चाहेंगे और आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करेंगे। थ्रू लिटरेरी लेंस को देखते रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, इंतजार करिएगा किसी और डिस्कशन का राजेश आसुदानी रकीब और विनोद आसुदानी के साथ। अब लेकिन इजाजत दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।